नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में, जिसमें हमारी हर साल कोशिश रहती है कि हम लोग कुछ अलग करें, कुछ नया करें, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान आपका हम सबका हो पाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। रूबन नागी की कहानी जब आप लोगों ने अभी सुनी तो वो बताती है कि एक इंसान की कोशिश कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, और अगर उसी जुनून को हजारों लोगों, हजारों गांवों तक पहुंचा दिया जाए तो देश की तस्वीर ही कुछ और हो जाएगी। अगर हम भारत की बात करें तो आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे गांव के बच्चे भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ पा रहे हैं। नीति आयोग की जो हालिया रिपोर्ट आई है वो एक बेहद अहम तस्वीर सामने रखती हुई नजर आती है। प्राइमरी स्कूल तक तो बच्चों की संख्या अच्छी होती है, लेकिन जब सेकेंडरी लेवल तक वो पहुंचते हैं तो उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है, उस सिस्टम से करीब करीब बाहर होते हुए नजर आते हैं। अगर हम भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लगभग 7,30,000 ही प्राइमरी स्कूल्स हैं, और अगर हम उससे थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे माध्यमिक स्कूलों की तरफ बढ़ते हैं तो वो 1,64,000 के आसपास है। तो 7 लाख से सीधे हम 1.5 लाख के करीब यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि गांव का बच्चे की अगर हम बात करें तो वो 5th क्लास के बाद स्कूल तो पहुंच जाता है, लेकिन 10वीं 12वीं तक पहुंचने के लिए कभी डिस्टेंस जो है उसके स्कूल से उसके घर का वो समस्या बनता है, कभी गरीबी, कभी पोषण, कभी सामाजिक दबाव जो होते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें उसे रोक देती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो सीखने की गुणवत्ता है, जो टीचर्स की प्रेजेंस है, वो भी बहुत ज्यादा मायने रख रही है उनके बच्चों के आने में, बच्चों की शिक्षा में। तो गहरी असमानताएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और शायद यही वजह है कि विकसित भारत की जो सबसे बड़ी लड़ाई है अब वो गांव के स्कूल में लड़ी जा रही है। लेकिन उम्मीद की बात यहाँ पर यह होती है कि बदलाव की कहानियां जो हैं वो भी गांव से ही शुरू होती है। एक सरपंच जब स्कूल को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, एक फाउंडेशन जब भूखे बच्चों तक खाना पहुंचा रहा होता है, और एक संस्था जब आंगनबाड़ी से लेकर क्लासरूम तक सीखने का माहौल बदलती है, तब सिर्फ एक बच्चा नहीं पूरा गांव बदलता है। तो आज की जो चर्चा हमारी है वो इसी पर आधारित है। पावर ऑफ वन से पावर ऑफ कम्युनिटी तक के सफर पर हम बात करने जा रहे हैं। बेहद खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ नीरू यादव जी हैं, सरपंच हैं लंबी अहीर ग्राम पंचायत झुंझुनू राजस्थान से। श्रीधर वेंकट सर हैं, सीईओ है अक्षय पात्रा फाउंडेशन के। टिन्नी साहनी है मेरे साथ, सीईओ है आगा खान फाउंडेशन की, और संयुक्ता सुब्रमण्यम है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की प्रोग्राम हेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंजू आपसे ही शुरू करना चाहूंगी, नीरू आपसे ही शुरू करना चाहूंगी कि आपने एक मिशन की तरह लिया था गांव की इस पढ़ाई को, इस किस तरह से जब आप आगे बढ़ी, क्या आपने दिक्कतें झेली, और कहां से ये प्रेरणा मिली कि इसको, शिक्षा को एक मिशन की तरह मुझे अपने गांव में आगे बढ़ाना है? सभी को नमस्कार। मेरी ग्राम पंचायत का नाम लांबी अहीर है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। और देखिए, एजुकेशन, मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है कि जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। और एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र साधन है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। तो एक सरपंच होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, और गांव के एक नागरिक होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा या बच्ची जो है वो पढ़ाई से किसी भी प्रकार से वंचित ना रहे। बेसिक एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि अगर आपको सशक्त बनना है और आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेट होना ज़रूरी है। अगर आप एजुकेट नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिन्हें आप फेस नहीं कर पाएंगे और आप रुक जाएंगे। तो मैंने मेरा एक छोटा सा एनजीओ है जो गांव में ही काम करता है, आदित्रि फाउंडेशन। उसके माध्यम से मैंने अपने ही गांव में एक सरकारी स्कूल को गोद लेकर के और बुक फ्री लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बच्चों का प्री प्राइमरी स्कूल हमने रेडी किया, ताकि बच्चे किताबों के बोझ के नीचे ना दबे और एक बेसिक जो एजुकेशन है संस्कारों के साथ वो ले सके। उस पर हमने काम किया। आसपास के 5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस के जो बच्चे हैं वो उनके लिए आने जाने के लिए स्कूल वैन की व्यवस्था हमने की, और ताकि कोई भी बच्चा जो है जो बहुत हायर, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स है जिनकी बहुत हाई फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे भी वंचित ना रहें ऐसी एजुकेशन से। तो हमने ये, उस पर मैंने ये काम किया है। साथ ही साथ पंचायत की कोई भी बेटियां जो डिस्टेंस की वजह से ड्रॉप आउट ना हो, स्कूल ना जाएं, इसके लिए लगातार ग्राम सभा के अंदर ऐसे मुद्दे, हम विषयों पर हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, गांव की वो बेटियां जो मतलब जो
सक्सेस हो गई हैं, जो जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, जैसे मेरी पंचायत की एक बेटी जो डॉक्टर बनी है, तो उन बेटियों की टॉक हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बीच में उनको ले जा करके और उनकी टॉक करवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम अवेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि वो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत शानदार की बताइए। बच्ची जो है वो डॉक्टर बन गई है और एक मिसाल की तरह उसे लेकर आए। संयुक्ता जी, आपके पास में अगर यहाँ पर आऊं, नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है एक्सेस इज नॉट इक्वल टू लर्निंग, स्कूल तक पहुंच तो बढ़ी है, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता है वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस करती हैं आप? जी, इज दिस वर्किंग? ओके, बिल्कुल इस पर काम करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन अगर हम देखें पिछले 20 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 20 साल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल। आज के 20 साल की बात करने से पहले अगर मैं पिछले 20 साल की बात करूं तो मोर देन 95% बच्चे एक्चुअली स्कूल में एनरोल्ड हैं। ये आज की सच्चाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, हर गांव में एक स्कूल बन गया है। RTE 2009-10 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिस वजह से ये हमारा शिक्षा हमारा अधिकार बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। एंड ऑफ कोर्स हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें जितने इश्यूज हम देख रहे थे इंडिया में उसके बारे में जिक्र किया गया है, और ना केवल जिक्र किया गया है, उसमें ये भी बताया गया है कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है। बुनियादी शिक्षा पे जो बातचीत है, इनफैक्ट जो आपने अभी कहा वो पॉलिसी में लिखा गया है कि अगर हमने बुनियादी शिक्षा पर काम नहीं किया तो ये इस पॉलिसी का कोई वजूद नहीं होगा, कोई मायने नहीं रखेगा ये पॉलिसी। तो मुझे लगता है 20 साल में हमने बहुत सारी चीजें की हैं, और आगे जब हम अब देखते हैं तो अब हमें ये देखना होगा कि अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो क्या वो वाकई में सीख रहे हैं। आर दे एक्चुअली लर्निंग? Children are enrolled, they're coming to school, but are they actually learning what they're supposed to learn? वहां पर हम देखते हैं कि काफी और मेहनत करने की जरूरत है। हम एक रिपोर्ट निकालते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकली हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें हमें दिख रहा है कि क्लास 5 में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो रूरल इंडिया में अराउंड 45% पढ़ लेते हैं। और पढ़ने का मतलब ये है कि एक छोटी सी कहानी, एक पैरा अगर हमने उन्हें दे दिया तो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो वो भी बेसिक नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं बात करूं गुणवत्ता की, तो सबसे सिंपल क्वालिटी का पैमाना अगर मैं कहूं तो वो है बुनियादी शिक्षा, यानी पढ़ने की काबिलियत और बेसिक मैथ करने की काबिलियत। इसलिए नहीं क्योंकि स्कूल चाहता है, इसलिए क्योंकि हमें चाहिए कि लाइफ में इस तरह की बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स हम सबको आए। तो आई थिंक इस पर अब हमें बात करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। एंड ऑलरेडी सरकारें काफी सारी, मतलब हर एज ग्रुप को लेकर काफी सारी चीजें कर रही हैं, और उसके बारे में हम फिर और बात कर सकते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि स्कूल तक पहुंचने में तो बहुत हद तक पिछले 20 सालों में कामयाबी हासिल कर ली गई है। अब उनको और बेहतर शिक्षा दी जा सके, उस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पर भी आगे तो बढ़े हैं। श्रीधर जी, आप पर मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। न्यूट्रिशन को लर्निंग आउटकम से जोड़ा जाता है, तो जब हम देखते हैं, क्या मिड डे मील जो है वो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि ऐसा लगता है एक बच्चों को रोकने की एक रिटेंशन पॉलिसी की तरह वो काम करता है? एब्सोल्युटली। न्यूट्रिशन जो है वो वेलफेयर इश्यू नहीं है, न्यूट्रिशन एजुकेशनल इश्यू है एक्चुअली। मैं आपको एक रियल कहानी बताता हूँ। हमारा भी सिंगापुर में एक प्रोग्राम था, तो मैं एयरपोर्ट में था, बंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो हमारे साथ एक बेनिफिशियरी आने वाला था वहाँ पे, तो मैं ढूंढ रहा था कौन लड़का है करके। तो एक 6 फुट 2 इंच टॉल बंदा आया, आके बोला, श्रीधर जी मैं कृष्णा हूँ और मैं आपका 10 साल से बेनिफिशियरी हूँ, अक्षय पात्र का। मेरे पिताजी कारपेंटर है, अभी मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ HSBC में। ये है पावर ऑफ न्यूट्रिशन और एक्सेस टू एजुकेशन, दोनों को साथ में देखना चाहिए। एंड इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स कंट्री, लार्ज कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया आपने, बट देर आर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। सो जितना हम न्यूट्रिशन और एजुकेशन को जोड़ेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव बनेंगे हम लोग। और the fact of the matter is, the key is implementation. Execution is the strategy. आप पॉलिसी लेवल में, इंटेंट में कोई कमी नहीं है अपने कंट्री में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे रूबल जी ने बताया कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन लाइज। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन, अपने कंट्री में बहुत बार हम लोग ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वी शुड सेलिब्रेट पॉजिटिविटी, we should celebrate great success। बिल्कुल।
एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस स्प्रेड्स इन सर्कल्स। ओके, बिल्कुल। यहाँ पर जो बात आपने कही कि एक बच्चा जो आपका बेनिफिशियरी था वो बताइए एक लंबा चौड़ा इंसान हो गया, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, ये अपने आप में दिखाता है कि वो गैप जो है कहीं ना कहीं भरा है। लेकिन श्रीधर जी, आप ही से मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि वो जो गैप है इम्प्लीमेंटेशन, जब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तब वहां पर दिक्कत आ रही, किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या सॉल्यूशन उसके लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मैं अक्षय पात्रा का आपको एग्जाम्पल दूंगा जी। अक्षय पात्रा ने सन 2000 में शुरू किया हम लोगों ने काम करना। विजन है नो चाइल्ड इन इंडिया विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर। 5 स्कूल्स और 1500 बच्चे, आज 25,000 स्कूल्स और 23,50,000 बच्चे हर रोज खाना खाते हैं। बहुत बड़ी बात। ओके, तो इसका बहुत बड़ी बात। इसका मैं हमारा लर्निंग बताता हूं आपको। हम लोग करीबन 10,000 हंगर वॉरियर्स हैं, सारे मिलके एक ही काम करते हैं, फोकस। सो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर्ली। आप 10 काम करोगे तो आपका फोकस डाइल्यूट हो जाएगा। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज कीपिंग थिंग्स सिंपल। जैसे आप स्केल बढ़ता है तो अगर आप सिंपल नहीं रखोगे तो यू कैन नॉट कंटिन्यू इट। थर्ड इज गवर्नेंस। जैसे अक्षय पात्र में अगर एक डोनर 100 रुपए देता है तो 92% गोज टू द प्रोग्राम, 8% इज अवर ओवरहेड कॉस्ट। और अगर मैं 1 पैसा बचाऊं कॉस्ट ऑफ मील में, 1 पैसा, आज तो पैसा सर्कुलेशन में नहीं है, 1 पैसा अगर मैं बचाऊं कॉस्ट ऑफ मील में तो 4000 बच्चों को 1 साल भर हम लोग मिड डे मील दे सकते हैं बताइए। विदाउट रेजिंग एडिशनल फंड्स। ये कहीं ना कहीं बताता है। कॉन्शियसनेस, जी। इनोवेशन, फोकस और गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपने हर रोज करते रहना है जी, तभी जाके यू कैन शार्पन द सॉन्ग। बिल्कुल। बूंद बूंद करके ही सागर भरता बराबर, है। हाँ? बराबर। टिनी जी, अब आपके पास आऊंगी। आप ग्राउंड पर बहुत काम कर रही हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि क्या रूरल पेरेंट्स जो है वो आज भी एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानते हैं? अगर मान लीजिए सर्वाइवल का सवाल आ गया तो फिर प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो जाती है? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज द रियलिटी। आई थिंक हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा आगे जाए, कामयाब बने. Like we've seen over the last few years such an immense increase in enrollment. I think now the focus has to be कि हम किस तरीके से quality पे focus करें so that the children are really learning, as Samyukta said, because enrollment in schools is really high. How do we increase the parental engagement in schools? See, parents also have a lot to offer, and when they come into the school, अगर माँ बाप स्कूल में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, we can reach out to parents also to teach young children how to be good farmers, how to be good livestock keepers. We have such an immense opportunity in panchayats. Can we think of bringing in panchayats into this to really create a movement around child-centric development? Ki har panchayat, I mean, just taking from the examples that Rubal shared, can when we enter panchayats, could it be that these panchayats really care for children by the walls of the panchayat, by the safety and security that they have put in place? So I really feel that parents really want their children to be successful. And I just wanted to quote an example. I mean, Rubal mentioned that she met His Majesty King Charles. We too have a very powerful story from one of our program areas, Bharaich in Uttar Pradesh. Naina, a young girl, is the winner this year of the Amal Clooney Global Award for Women's Empowerment. And Wow. why did she get the award? Because she wanted to study. Her parents were worried that, okay, as a young girl, the school is far, should we send her to study? But her wish to really learn, she is now a graduate, she got a scholarship to complete her graduate education, and she's now doing her master's in social work. And her parents see that her education has now put her on a trajectory where she has a very good job, Mike, thoda pass where karo. she's actually supporting her family. So I feel there are many such examples from rural areas where parents have seen that spark and have invested in it. Now, how do we make learning, education a movement? I think that perhaps is the next thing. एक आंदोलन बनाए कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए और कामयाब बने. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जो जो कहानियां आप लोग सुना रहे हैं जो सफलता की, वो कहीं ना कहीं उम्मीद भी जगाती हैं कि कोशिशें वाकई अब कामयाब हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हम लोग हासिल करेंगे। नीरू जी, आपके पास आऊंगी। ग्रामीण भारत में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर हम देखते हैं कि शादी, सेफ्टी और जो सामाजिक सोच है वहां वो उससे टकराती है। किस तरह की चुनौतियां आपने झेली जब आप गई, जब आप लोगों को या बच्चियों को घरों से बाहर निकालना चाह रही थी, स्कूल ले जाना चाह रही थी, क्या दिक्कतें आई?
देखिए, ये हमारे समाज का एकदम कड़वा सच है कि बेटियों की जब एजुकेशन की बात आती है तो वहां पर सुरक्षा, शादी, हम अक्सर देखते हैं इस चीज को कि बहुत सी बेटियों को तो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ले और एक अच्छा लड़का इनको मिल जाए और शादी वो कर ले। मैं अपने साथ ही, जब मैं खुद ग्रेजुएट हुई थी तो हमारे साथ ही एक लड़की पढ़ती थी जो बहुत ब्रिलियंट, 97% मार्क्स उसके ग्रेजुएशन में थे, लेकिन उसकी पढ़ाई सिर्फ इस कारण से छुड़वा दी गई ग्रेजुएट होने के बाद कि अगर तुम ज्यादा पढ़ जाओगी तो हमारी कास्ट में या हमारी सोसाइटी के अंदर इतना पढ़ा लिखा लड़का हमें नहीं मिलेगा, तो सिर्फ इसलिए उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। तो ये हमारे समाज का कड़वा सच है और गांव के अंदर ये सब चीजें आज भी हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बदलाव है वो बहुत जल्दी नहीं आता, धीरे धीरे आता है। बहुत से पेरेंट्स हैं अभी जो इन चीजों को लेकर के अवेयर हुए हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने खुद के लिए स्टैंड लेने लगी हैं कि नहीं हमें पढ़ना है। मेरी ही ग्राम पंचायत के पास में एक ऐसा ही वाकया एक बार हुआ था कि एक बच्ची की शादी हो रही थी, उसने खुद, क्योंकि वो ग्रेजुएट थी, उसने खुद कलेक्टर साहब को उस समय फोन किया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और उसने अपने लिए स्टैंड लिया और पूरी सोसाइटी और पूरे समाज के सामने उस बच्ची ने ये कहा कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, और वो शादी उसकी उसी समय कैंसिल हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा चीजें वो होंगी कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ करके खुद को सशक्त करना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि साक्षर नहीं, हमें शिक्षित बनना है। तो उस चीज को लेकर के हमें बेटियों के एजुकेशन को लेकर के, आपने कहा कि कैसी चुनौतियां मेरे सामने आई, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि अगर, क्योंकि आजकल का जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का है कि गांव में अगर एक छोटी सी भी घटना हो जाती है तो वो सिर्फ एक बच्ची के ऊपर नहीं, पूरे समाज की बेटियों पे उस चीज का असर पड़ता है। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनको समझाना कि उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स रखना कि देखो वो बच्ची आग बाहर निकली है, वो बच्ची पढ़ी है, तो उसकी वजह से पूरे परिवार में, और मेरा मानना ये है कि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो सिर्फ एक बेटी नहीं, 3 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बेटियों बड़ी का बात शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीरू जी के बारे में एक चीज आप लोगों में से कुछ लोग मुझे बाहर पूछ भी रहे थे कि कहीं देखा हुआ है, केबीसी में ये आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, और इन्होंने जो धनराशि जीती थी, बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि उस धनराशि को भी इन्होंने बच्चियों की शिक्षा में ही लगाया। नीरू जी, उस कहानी के बारे में भी बताएं, एक बार जोरदार तालियां नीरू जी की पहल के लिए। जी, मैंने जो केबीसी से धनराशि जीती थी वो मैंने अपने जो सरकारी विद्यालय है मेरी ग्राम पंचायत का, उसमें मैंने आपको बताया पहले भी, जो बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन के लिए हमने उसको गोद लेकर के और वहां प्री प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की, क्योंकि ये मेरी ग्राम पंचायत में नहीं बल्कि उसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बड़ी समस्या थी। ऐसे बच्चों से जो बीपीएल परिवार के हैं, जिनके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को भी वो सुविधा गांव के अंदर मिले, तो वो मैंने अपनी पंचायत के अंदर किया। और उन बच्चों के लिए आने ले जाने के लिए गाड़ी की भी हमने व्यवस्था की हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी उस स्कूल में विजिट करने के लिए आसपास के गांव के पेरेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम अपने बच्चे को इसी स्कूल के अंदर भेजेंगे, क्योंकि बुक फ्री लर्निंग कॉन्सेप्ट से उसमें पढ़ाया जाता है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। संयुक्ता जी, अब यहाँ पर अगर हम बेसिक रीडिंग की बात करें, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया, हमने जो मैथ्स के जो थोड़े बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी आपने उसका जिक्र किया, लेकिन अब यह है कि शिक्षा के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या हम जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको कंपटीशन के लिए तैयार कर पा रहे हैं? और अगर वहां पर चुनौतियां हैं तो क्या आपके सुझाव हैं, कैसे उसको ठीक कर पाएंगे? आई थिंक बच्चे, जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली एक एस्पिरेशन होता है। कुछ और रिपोर्ट्स के तहत बच्चे कहते हैं मुझे पुलिस में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे टीचर बनना है, और हर चीज़ के लिए इंडिया में एक कंपटीशन ज़रूर होता है, एक एग्ज़ाम होता है, कुछ लोग उसमें पास हो जाएंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा जो है महत्व इसमें रहता है कि बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास हो कि वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएं। अब वो कंपटीशन हो या अपना बिजनेस खोलना है या कुछ अपना स्कूल बनाना है, या जिस तरह नीरू जी ने इधर पहल की है वैसे पहल करना है अपने ही गाँव के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि ये इधर दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमारे हाथ में ऑलरेडी हथियार हैं जिस वजह से हम कुछ कर सकते हैं। एक है हमारी कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स। 20 साल पहले के मुकाबले आज के पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड है। इससे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं मदर्स की बात करूं, तो द मदर्स हु वर स्टडीइंग, यू नो, who were literate a few years back, as compared to today, there are more than 40% who have completed primary school. There's another 20% that's completed high school. So there are parents in the community who can today support their children. Maybe 25-30 years back they couldn't have.
सो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के अंदर किस तरह से वो लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं हम, आपने बात की कि स्कूल के अंदर और कम्युनिटी के अंदर कैसे एक मूवमेंट होना चाहिए, वहाँ पे मुझे लगता है हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी बात जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, आज हर घर में एक स्मार्टफोन है। असर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 80% घरों में एक स्मार्टफोन है जी। और बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, 14 साल के बच्चे डेफिनेटली उसको यूज कर रहे हैं एंड दे आर एबल टू एक्सेस things inside that phone which many of us can't. Okay, many of you who have children at home would know this. phone हम नहीं खोल पाते, वो पासवर्ड तोड़ देते हैं, ठीक है ना? So I think using that as a leveraging point to see what can be done with children and using and taking the support of communities. सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन क्लास के अंदर और क्लास के बाहर ये जो स्मार्टफोन है, इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, आई थिंक दैट कैन रियली तो ये मैं एएसईआर की जो रिपोर्ट है उसी से रिलेटेड ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये रिपोर्ट है जो एक पॉलिसी रोड मैप है, तो व्हाट आर द रिकमेंडेशन इट मेक्स, और आपको लगता है वो अचीवेबल है इन द रिपोर्ट? जो नीति आयोग वाली रिपोर्ट है, या नहीं, जो रोड मैप है वो तब अचीवेबल होगा जब हम सब जो है एकजुट होकर इसको करने की कोशिश करेंगे। इंडिया इज टू बिग फॉर अस टू से कि एक पॉलिसी है, पॉलिसी तो जरूर है जी, बट अपने अपने कम्युनिटी में, अपने अपने गांव में जब तक हमने वो ओनरशिप नहीं ली ना, तब तक उसको साकार करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिसी रोड मैप एक दिशा हमें देता है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें वो हम पर है, वो उस स्कूल, उस गांव के स्कूल के टीचर के ऊपर है, पेरेंट के ऊपर है, बहुत सारे और लोग हैं जो उस गांव में हैं या डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो एक साथ जब हम मिलकर आएंगे तब जाके इसको हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। बिल्कुल। टिनी जी आपके पास मैं आऊंगी। नीति आयोग होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की बात करता है, जैसे जो बात अभी खुद संयुक्ता जी कह रही थी कि सरकार अकेले नहीं कर सकती, हम सबको इसमें जुड़ना होगा, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट डज दिस होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लुक लाइक फॉर यू ऑन द ग्राउंड? I think the report, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है बहुत टाइमली रिपोर्ट है. It speaks about convergence, that education is actually the sum of many other components. It speaks about the very significant importance about health and nutrition. अगर बच्चा hungry है, अगर बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, वो किस तरीके से कैसे पढ़ाई करेगा? तो हम कैसे ये convergence ground पे ला सकते हैं? And इसीलिए जो communities हैं, जो like अगर हम देखें अपने गांव में village health and sanitation committee होती है, the panchayats are there. How can we bring all of that together to really converge on the quality of education, on what is being the classroom environment? How can we really strengthen that? And in there I really feel a very strong role of the community. Parents in particular, they must be involved in the school. So how do we strengthen parental dialogue? That is very important. A very, very important milestone, and I'm aware that the next session will speak of this, is the early years. All data says कि जो 80% है ब्रेन का, वो पहले 5 साल में डेवलप हो जाता है. अब जो फर्स्ट मोमेंट्स हैं वो घरों में होते हैं. अर्ली स्टिमुलेशन. See, even if a child is 6 months old, the child is picking up cues. How do we strengthen parents' understanding of responsive caregiving? That is very important. I also see an immense opportunity in collaboration with panchayats. नीरू जी हमारे साथ है, उन्होंने कितना किया है अपने पंचायत के साथ. हम एक चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की भी आगे प्लान कर सकते हैं कि हर गांव बच्चों के प्रति सोचे, उनकी पढ़ाई, उनकी कामयाबी के बारे में सोचे. एंड आई रियली फील दिस इज डूएबल. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर. they are the ones who will take India to the next level. So how much can we really invest in them? Happy childhoods. I think that should be a vow that we all bring. बिल्कुल. और जितने मजबूत हमारे बच्चे होंगे उतना ही मजबूत हमारे देश का भविष्य होगा. श्रीधर जी, किस तरह से पोषण को आप देखते हैं? ड्रॉप आउट्स कम होते हैं, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा है. आप आगे क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर फाइनल कमेंट्स के लिए आपसे पूछूं? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फिर से. बिल्कुल. मैं लास्ट ईयर हमारे एक डोनर है, उन्होंने हमको एक वर्कशॉप में बुलाया था. बहुत बड़ा कंपनी, यूएस का कंपनी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में. तो वर्कशॉप हो गया, सीईओ भी थे. तो उनके जो हेड सीएसआर थे, उन्होंने मेरे कान में आके विस्पर किया, श्रीधर जी मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ. तो मुझे लगा कोई बड़ा चेक देने वाले हैं. तो उन्होंने जो दिया मुझे वो बड़े चेक से भी काफ़ी बड़ा था. उन्होंने मुझे एक बच्चे से इंट्रोड्यूस कराया. उन्होंने बोला ये आपके 10 साल की बेनिफिशियरी अक्षय पात्रा के, यहाँ काम करती है परचेस एनालिस्ट करके.
तो मैंने बोला, उस बच्ची का नाम सुमा था, तो मैंने बोला सुमा आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे अभी। तो पब्लिक फोरम था, तो उसने बोला सर मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं ऑर्फन हूँ। ऑर्फनेज में अक्षय पत्र का खाना आता था स्कूल में, एंड मैं ऑर्फनेज से आके खाना खाती थी। वो खाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे लाइफ में। तो मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स है जहाँ पे न्यूट्रिशन, एक्सेस टू एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन। जैसे मिसेस यादव ने बताया कि when you educate a girl child, you can transform generations together. If we focus on nutrition, education, sanitation and hygiene, all put together, convergence of this, then you can transform this country. विकसित भारत जो 2047 का हमारा जो ड्रीम है वो पक्का साकार होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नीरू जी, पंचायत की जिम्मेदारी को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही है और क्या करना चाहिए? देखिए पंचायत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर के। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सरपंच बहुत ही सशक्त होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। स्कूल में बच्चों को ठीक टाइम पर मिड डे मील सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, बच्चों को सही समय पर वैक्सीनेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी में उनको जो खाना दिया जा रहा है वो पूरा पोषण से युक्त है या नहीं है। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ये पंचायत की होती है। पंचायत को इन सब पर निगरानी रखनी पड़ती है। स्कूल का जो टाइमिंग है वो समय पर स्कूल खुल रहा है या नहीं, टीचर समय पर आ रहे हैं नहीं, जो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है वो एकदम सक्रिय रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या आवश्यकता है बच्चों को, लड़कियों का शौचालय और बॉयज का जो शौचालय है वो साफ है या नहीं है, वो दूर दूर है या नहीं है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बुनियादी जरूरत है, अगर उन पर ही पंचायत जोर दे दे तो शायद बहुत फर्क पड़ सकता है। संयुक्ता जी, आपसे फाइनल कमेंट्स में लेना चाहूंगी इस पूरी पहल को लेकर। नहीं, मुझे लगता है कि काफी चीजें हो चुकी है, बट जिस तरह से हम एग्जाम्पल और सुझाव दे रहे हैं उस पर हमें रिफ्लेक्ट करके अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचने की जरूरत है। हमने अभी रूरल एरियाज की बात की, अर्बन में भी किस तरह की नीड्स है, वहां पे भी किस तरह से हम पहल कर सकते हैं, वो भी हमें करना होगा। बट आशा की किरण अभी है, इन द सेंस मुझे लगता है कि एक साथ मिलकर हम काफी सारी चीजें कर पाएंगे। बिल्कुल। टिन्नी जी, आई थिंक स्कूल एक खुशी की जगह हो, एक हैप्पी प्लेस हो, जहां हर बच्चा रोज सुबह उठे कि आज मेरे को स्कूल जाना है। वो हमारी कोशिश हो, हर रोज बच्चा कुछ सीखे, क्योंकि हम भी अगर देखें, हम भी एक तरीके से बच्चे ही हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं हमें कितनी खुशी होती है। तो वो आई फील स्कूल्स मस्ट बी, आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल्स मस्ट बी प्लेसेस ऑफ इमेंस हैप्पीनेस, joyful spaces. So the environment about the school, the colors there, you know, and I again reach out to Rubal, like how can we make these such joyful places कि आज मेरे को स्कूल जाना है, वो हर बच्चे के मन में हो। बिल्कुल। आप चारों का, संयुक्ता जी, टिन्नी जी, श्रीधर जी, नीरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके जो संवेदनशीलता है आप लोगों की बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो भी पता चलती है, और आप लोगों की जो पहल है उसके चलते ही देश जो है हमारा वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। If I could please request you to move to the center of the stage for a photograph, Aditi.